and welcome back to my channel. Today we are going to start another new chapter, that is control and coordination. So let's begin our chapter. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल मीन्स क्या? किसी भी चीज को संभालना, मतलब जितने भी एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं, उन सबको कैसे एक बार में काम करना, दैट इज कंट्रोल. एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि ये आपस में जितने भी बॉडी पार्ट से हमारे जो फंक्शन करके आपस में तालमेल बना के बैठ चलते हैं, एक आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन. तो हमारी बॉडी में दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं. कौन से टाइप? एक हो गया टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो कितने टाइप के हैं हमारे पास? दो टाइप के. पहला हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम होगा हम एनिमल्स में पढ़ेंगे और हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में पढ़ेंगे. एक हो गया नर्वस सिस्टम, एक हो गया हार्मोनल सिस्टम. अच्छा, इसके साथ साथ अब हमने सबने ये पढ़ा है कि जो आपके सेल्स हैं, वी नो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन. और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. राइट. इसी तरीके से जो अब हमारा नर्वस सिस्टम होगा, जो नर्वस सिस्टम होगा वो भी कुछ ना कुछ सेल से मिलके बना होगा. तो उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन. क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन. तो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके क्या बनता है आपका नर्वस सिस्टम. क्लियर? मतलब हम सब जानते हैं ना कि देखो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो इसी तरीके से एक नर्वस सिस्टम भी है, हमने यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो नर्वस सिस्टम जिन सेल से बनता है उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन. तो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके हमारा क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम. ठीक है. हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की. क्लियर? तो ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो इरेगुलर शेप है, क्लियर, ये जो इरेगुलर शेप है इसको हम बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी. ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है जो न्यूरोप्लाज्म के अंदर कवर्ड रहता है. क्लियर? अब इन एक्सॉन में से ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. क्लियर? ये जो ब्रांचेस निकलती हैं इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट. अब इस डेंड्राइट में से एक नीचे वाले पोर्शन से एक ऐसा ये निकलता है, एलोंगेशन निकलता है. इस एलोंगेशन को हम बोलते हैं एक्सॉन. क्लियर? और इस एक्सॉन के एंड में एक हो जाता है हमारा नर्व एंडिंग. मतलब यहाँ पे ये न्यूरॉन आपका मतलब ये कंप्लीट हो जाता है. क्लियर? हमारा इरेगुलर शेप दैट इज अ सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है व्हिच इज एनक्लोज्ड इन न्यूरोप्लाज्म. आफ्टर दैट स्मॉल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द एक्सॉन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट. एंड द लोअर पोर्शन ऑफ डेंड्राइट ब्रिंग्स एन एलोंगेशन, और इस एलोंगेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन. और एक्सॉन के लास्ट पॉइंट से ऐसी ब्रांचेस निकल जाती हैं जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग. क्लियर? जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है इसमें माइलिन शीट भी होती है और दो तीन चीजें और होती है. सोमा प्रेजेंट होता है बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. इसके बाद तो हम इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, बेसिकली तीन पार्ट्स हम पढ़ेंगे जो आपके बार बार यूज होंगे. दैट इज द सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन. क्लियर यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ जो न्यूरॉन्स होते हैं, ऑल द न्यूरॉन्स टुगेदर कंबाइन एंड लिंक टुगेदर एंड फॉर्म थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नर्व्स. मतलब क्या कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं और एक लिंक बना के क्या करते हैं? तीन टाइप के नर्व्स बनाते हैं. कौन से नर्व्स? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व एंड रिले नर्व. क्लियर? सेंसरी नर्व क्या होता है? नाम समझ में आ रहा है, सेंस.
ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो आपके इम्पल्स होंगे, इम्पल्स मतलब यहाँ मैसेज, क्लियर, तो ये क्या करता है, मैसेजेस को कैरी करता है कहाँ से, आपके सेंस ऑर्गन से आपके ब्रेन तक, क्लियर। इसमें क्या होता है कि जो इम्पल्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होते हैं, क्लियर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, क्लियर, मतलब जो मैसेजेस आते हैं आपके वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो सेंसरी नर्व में क्या हो रहा है कि जो भी एक इम्पल्स है वो क्या हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन से आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है, क्लियर। अब आते हैं हम मोटर नर्व पे। मोटर नर्व क्या करता है भाई, अब कोई चीज सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक गई है तो कोई मैसेज गया तो उसका रिप्लाई भी तो आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इम्पल्स होगा वो क्या करेगा, ब्रेन से वापस जाएगा टुवर्ड्स दी सेंस ऑर्गन, क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन की तरफ से सेंस ऑर्गन की तरफ आएगा। अब आती है रिले नर्व, ये दोनों तरफ का काम करता है, मींस इट वर्क्स एज सेंसरी नर्व एज वेल एज मोटर नर्व, ये दोनों काम करता है, मैसेज को लेकर भी जाएगा, मतलब सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से वापस सेंसरी ऑर्गन की तरफ ये मैसेज लेकर जाएगा, क्लियर। तो ये तीन टाइप के इंपॉर्टेंट नर्व्स हो गए। अब एक टॉपिक आता है हमारा सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स वो होता है कि दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होगा, क्लियर, मतलब ये आपके आपस में दो न्यूरॉन बने हुए हैं, ठीक है, तो ये दो न्यूरॉन के बीच का आपस का जो गैप होगा उसको हम बोलेंगे सिनैप्स। सिनैप्स क्या करता है, एक जंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और ये किसमें होता है, ये फ्लूइड में होता है जिसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक फ्लूइड और क्लेफ्ट, क्लियर। क्या होता है सिनैप्स में, एक जंक्शन बनता है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कि फ्लूइड से भरा होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सिनैप्टिक फ्लूइड या क्लेफ्ट, क्लियर। आगे चलते हैं अब हम नर्व इम्पल्स कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो आपका डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट फंक्शंस टू रिसीव इम्पल्स, मतलब डेंड्राइट इम्पल्सेस को रिसीव करता है और एक्सॉन क्या करता है, उस इम्पल्स को दूसरे एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करता है, मतलब आपका जैसे ये डेंड्राइट है, इसने मैसेज को रिसीव किया, इसने किसको ट्रांसफर कर दिया, आपके एक्सॉन को, और इस एक्सॉन ने क्या किया, दूसरे एक्सॉन को ट्रांसफर किया, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन, क्लियर। अब जो आपका नर्व, जो आपका इम्पल्स का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब या तो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ इम्पल्स ट्रैवल करेगा या ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन की तरफ ट्रैवल करेगा, मतलब जो इम्पल्स का फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, क्लियर। या तो इट विल फ्लो फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन और फ्रॉम ब्रेन टू सेंसरी ऑर्गन, क्लियर। अब हम आते हैं हमारे मेजर टॉपिक पे, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, बेसिकली नर्वस सिस्टम में ये दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system is known as CNS and peripheral nervous system is known as PNS. As by the name we can recognize, central मतलब center, मतलब बॉडी के सेंटर में जो होता है that is CNS। तो बॉडी के सेंटर में हमें क्या क्या मिलता है, that is the brain and spinal cord। तो हम CNS के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। पेरिफेरल, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, साइड में, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, साइड में, तो जो बॉडी के साइड में जो भी होगा वो हमारा पेरिफेरी कहलाएगा। तो इसमें हमारे आ जाते हैं नर्व्स सारे, तो जितने भी नर्व्स होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, पीएनएस में, क्लियर। तो हमारे सीएनएस में क्या होता है, एक आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरी में आएगा आपका नर्व्स। हाँ, बट एक चीज से कंफ्यूज मत होना कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एक है,
वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंट एंड स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट। क्लियर? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर क्या होती है, एक थिन लाइनिंग होती है विच इज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन कैरिंग मैसेजेस। क्लियर? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक थिन लाइन होती है जो हेल्प करती है मैसेजेस को कैरी फॉरवर्ड करने में। क्लियर? और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, हमें पोस्चर प्रेजेंट करना। ठीक है, मतलब हम जो खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हमारी बॉडी को जो पोस्चर आता है, जो स्ट्रक्चर आता है, वो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से आता है। और सेकंड फंक्शन होता है इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम अलग है और स्पाइनल कॉर्ड अलग है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर और क्या क्या आता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया कि दो में डिवाइड होता है, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो में होता है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो होता है ये नर्व्स में डिवाइड होता है। क्लियर? अब जो नर्व्स होती हैं ये दो टाइप की होती है, दैट इज सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। ठीक है, सोमैटिक नर्व मतलब क्या, वो नर्व्स होती हैं जिनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस होंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री नर्व्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्व की। इसमें क्या होगा कि जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, तो उनको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री नर्व। आप वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हो या नर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो इनवॉलेंट्री नर्व वापस आपका है, ये दो में डिवाइडेड होता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है, ये वो होता है जो आपकी बॉडी में एनर्जी क्रिएट कर देता है, एनर्जी ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तो भागते हो, तो जो भागने के लिए जो आपकी एनर्जी आती है वो एनर्जी किसके वजह से आती है, इन सिंपैथेटिक नर्व के वजह से, क्योंकि आपको भागने के समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप गुस्सा होते हो, किसी चीज से सफर कर रहे होते हो, उस समय हमारी बॉडी में एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्व के वजह से हमें वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इसमें क्या होगा भाई, अब इसमें एनर्जी बन गई है तो इसमें क्या होगी, कंजर्व होगी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व वो जो एनर्जी आपकी इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है उसको काम डाउन करते हैं और आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करते हैं। ठीक है, और आपकी जो एनर्जी इतनी ज्यादा निकल चुकी है उसको कंजर्व करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इनसे भी कुछ नर्व्स निकलेंगी। ठीक है, तो जो ब्रेन से निकलेगी उसको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, मतलब ऐसी नर्व्स जो हमारे फेस साइड पे होती हैं। ठीक है, जो हमारे फेस साइड पे होती हैं और हमारे ब्रेन से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, मतलब हमारे ओवरऑल साइड बॉडी पार्ट से निकलेंगी, उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व। क्लियर? हमारी नर्वस सिस्टम था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो में डिवाइड हुआ, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें से कुछ नर्व्स निकली जो ब्रेन से निकली उसको हमने बोला क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला उसको हमने बोला स्पाइनल नर्व। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नर्व्स बनी पेरिफेरल नर्व सिस्टम से जो नर्व्स निकली वो दो में डिवाइड होती है, दैट इज सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। सोमैटिक नर्व क्या होती है, द फंक्शंस जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, जिसको हम वॉलेंट्री नर्व या वॉलेंट्री मसल्स ही बोलते हैं। ठीक है, फिर ऑटोनॉमिक नर्व क्या होता है, इसमें जो फंक्शंस हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, अच्छा, सोमैटिक नर्व में क्या होता है कि जो भी मतलब फंक्शन हुआ वो बाद में ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स सीएनएस। ठीक है, जो मैसेजेस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं टूवर्ड्स सीएनएस। ठीक है, अब ये इनवॉल्यूटरी नर्व है, ये भी दो में होगा, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी को लेकर आता है, हमारी एनर्जी को बॉडी में अरोज करता है,
और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो एनर्जी बन जाती है उसको काम करता है और उसको कंजर्व करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। ठीक है, हमारी बॉडी में 5 टाइप के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दैट इज थिग्मो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। थिग्मो मतलब थिग्मो रिसेप्टर हमारे स्किन से रिलेट करता है, दैट इज टच। जब भी आपको कोई छूता है, आपको फील होता है, तो ठीक है, तो कैसे फील होता है कि वो जो थिग्मा दैट इज स्किन, और कैसे रिसीव होता है वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ टच। जैसे किसी ने आपको छुआ, आपको टच किया, तो आपको ये वाला रिसेप्टर फील हो जाएगा, ये वाला सेंस फील हो जाएगा। गस्टेटो मतलब टंग। ठीक है, अब टंग से आपको कैसे पता चलता है किसी भी चीज का सेंस? आप टेस्ट करते हो, अगर कोई चीज खट्टी है, मीठी है, दैट इज स्वीट, हॉट, वॉट एवर इट माइट बी, जब आप उसको टेस्ट करते हो तो आपको इसका सेंस पता चलता है। ठीक है, फिर आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो आप कैसे देखते हो? विद द हेल्प ऑफ आईज, और आपको देखने में क्या हेल्प करता है? लाइट। ठीक है, तो आईज से जो होता है दैट इज हमारा थर्ड वाला फोटो रिसेप्टर। देन ऑडियो रिसेप्टर, सबको पता है ऑडियो, ईयर्स, आप कान से सुनोगे। ठीक है, तो ईयर्स आपकी हेल्प करती है उस सेंस को देखने में। सॉरी, जो ईयर्स होती हैं उसमें जो सेंस होता है वो किस में होता है? साउंड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टो, ये आप केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ चुके हो, केमिकल इक्वेशंस में। ऑल्फैक्टो मतलब किससे रिलेट करेगा? आपके स्मेल से। क्लियर? और स्मेल किसकी मदद से आपको पता चलती है? नोज। क्लियर? तो ये जो 5 है ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है, दैट इज थिग्मो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। आपके टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स जो आपके न्यूरॉन्स बताते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन की बेसिकली ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? सबको पता है कि दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन है वो 2 साइड में होता है, एक होता है हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन, एक होता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये राइट साइड मतलब ये मेरा राइट साइड ऑफ द ब्रेन होगा, और ये लेफ्ट, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो दिस इज माय राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो बनाया है, तो ये 2 हेमिस्फीयर्स में होता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो आपका, ये कुछ चीजें होती है जो सिर्फ आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन में होती है, जैसे कि क्रिएटिविटी, आर्ट्स, क्रिएशन। ये क्या है? मतलब जो भी आपके अंदर नई क्वालिटीज होती है, कुछ क्रिएटिविटी लेवल्स होते हैं, जैसे किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी का म्यूजिक अच्छा होता है, किसी का डांस अच्छा होता है, किसी का डेकोरेशन पॉइंट अच्छा होता है, तो ये जितनी भी क्रिएटिविटी वाला पोस्चर होता है ये पूरा आपका क्या होता है? राइट साइड होता है। ठीक है, फिर आते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशंस वो होते हैं जो आपको पहले से पता चल जाता है ना, बोलते हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन वाले पार्ट में क्या होता है, आपको पहले से फीलिंग आ जाती है ना, कुछ पॉजिटिव फीलिंग, कुछ नेगेटिव फीलिंग, तो ये जो पहले से आपको किसी भी चीज की इंट्यूशन लग जाती है ना, वो भी हमारा राइट साइड होता है। फीलिंग्स, हमारा हंसना, रोना, दुखी होना, इमोशनल होना, ये सारी फीलिंग्स भी राइट साइड हमारा देखता है। इमेजिनेशन, हम इतना इमेजिन कर लेते हैं, हमारी इतनी इमेजिनेशन लेवल बढ़ जाती है, हम अपने इमेजिनेशन में कुछ भी कर लेते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो जो भी इमेजिनेशन होता है दैट ऑल्सो कम्स इन राइट साइड। अब हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो बहुत ही आइडियोलॉजिकल, लॉजिक्स होते हैं उसमें, मैथ्स, जितने भी हम लोग की मैथ्स की कैलकुलेशंस होती है वो हमारा लेफ्ट साइड देखता है, जो भी एनालिसिस होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ट्रेनिंग पोर्शन जितना भी होता है वो पूरा आपका लेफ्ट साइड देखता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज ये होती है कि आपका जो ब्रेन है, हमको पता है राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 पार्ट्स में होता है, तो जो ईच हेमिस्फीयर होगा वो अपने ऑपोजिट वाले को कंट्रोल करेगा, मतलब राइट कंट्रोल्स द लेफ्ट एंड लेफ्ट कंट्रोल्स द राइट। मतलब हमारी बॉडी 2 पोर्शन में है पूरी। ठीक है, अगर राइट साइड की हम बात करेंगे तो ये राइट साइड हमारा पूरा लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, और हमारा लेफ्ट साइड पूरे राइट साइड को कंट्रोल करेगा। आपने सुना होगा कि कभी भी क्या होता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो किसी के अगर राइट साइड ब्रेन पे चोट लग जाती है तो उनका लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है, और अगर लेफ्ट पे लगती है तो राइट पैरालाइज हो जाता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिटली कंट्रोल करते हैं। क्लियर?
तो ये हमारा इतना हो गया। अब जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं वो आपके? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो अब हम इन तीनों ब्रेन्स को पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट माइट लुक कॉम्प्लेक्स बट इट्स वेरी इजी टू मेक। इसका जो डायग्राम है कैसे ड्रॉ करना है, इसकी एक और वीडियो बनाई है मैंने, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ये ह्यूमन ब्रेन आपको कैसे बनाना है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया था कि 3 मेजर पार्ट में होता है, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हिंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है वो मेनली एक पार्ट में क्लासिफाइड होता है, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है, और ये बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट। इसके बाद आपका जो मिड ब्रेन होता है ये ज्यादा किसी में भी क्लासिफाई नहीं होता, ठीक है। फिर आता है आपका हिंड ब्रेन जो कि डिवाइड होता है पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम में, ठीक है। ये आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड है, क्लियर। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, सबको पता होना चाहिए ये। फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंट्रोल करता है जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनको मैनेज करता है, क्लियर। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन हो गया। अब हम इसके अंदर जो 3 मेजर पार्ट्स है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या कैसे होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि थिंकिंग, मतलब जो भी हम सोचते हैं, जितना भी हमारा थिंकिंग पोर्शन रहता है वो कहाँ होता है? हमारे फोर ब्रेन में, ठीक है। इसलिए इसको बोला थिंकिंग पार्ट ऑफ दी ब्रेन। फिर आता है कंट्रोल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। हमारी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो सारे किससे कंट्रोल होते हैं? हमारे फोर ब्रेन से, क्लियर। स्टोर्स इंफॉर्मेशन, मतलब हमारी जो मेमोरी होगी वो भी कौन कंट्रोल करेगा? हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? रिसीव सेंसरी इंपल्सेस। सेंसरी इंपल्सेस मतलब जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के वजह से जो भी हमें इंपल्सेस मिलेंगे वो सब कहाँ आएंगे? इस फोर ब्रेन में। मतलब हमारे ओवरऑल बॉडी में से जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स इंपल्स भेजेंगे वो सारे कहाँ आएंगे? अपने फोर ब्रेन में, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हमें कैसे पता चलती है कि हमें भूख लग रही है? कुछ हमें एकदम से पता चलता है कि हाँ भूख लग रही है, अब मुझे खाने की जरूरत है। तो फोर ब्रेन ही ऐसा है जो हमें बताता है कि भाई अब आपको भूख लग रही है, यू आर हंग्री एंड यू हैव टू ईट समथिंग, क्लियर। तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है और ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज हमारा मिड ब्रेन। ये हमारा मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन मैंने बताया था वो किसी में भी डिवाइडेड नहीं होता, इसके कोई रूट्स नहीं होते। तो जो मिड ब्रेन होता है ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मतलब हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन जितने भी होंगे उनको हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा, ठीक है। और क्या करता है मिड ब्रेन? हमारी बॉडी के कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस मैं इस ब्रेन के बाद बताऊंगी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जस्ट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक सडन चेंज जो हमारी बॉडी शो कर दी है, ठीक है, सडन एक्शन। तो ये हो गया मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है? हिंड ब्रेन भी आपकी बॉडी के जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है और संभालता है। जो आपका हिंड ब्रेन होता है वो बेसिकली 3 में डिवाइड होता है, दैट इज पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम, जिसको हम पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम बोलते हैं। तो अभी हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं कि हमारा हिंड ब्रेन जो होता है इसके तीनों पार्ट्स किस में काम आते हैं। सेरिबेलम क्या करता है? जो सेरिबेलम होता है वो आपके बॉडी पॉस्चर को कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। मतलब कैसे? देखो इसमें ये लिखा है प्रेसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। अभी हमने पढ़ा कि जो हिंड ब्रेन है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है ना। लेकिन प्रेसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस मतलब क्या? कि वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या होता है? कि जो हम अपने हिसाब से करते हैं, लाइक वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग,
राइटिंग, है ना, लिखना इज माई विल, मतलब मेरा वॉलंटरी एक्शन लिखना, लेकिन स्ट्रेट लाइन में लिखना कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिबेलम। क्लियर हुआ? वॉकिंग, वॉकिंग किसका वो है? जैसे कि आई वॉन्ट टू वॉक फॉर सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन कौन कंट्रोल करेगा? अपना सेरिबेलम। तो वो स्ट्रेट लाइन में जो चलना है, तो वो पॉस्चर जो स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? अपना सेरिबेलम। क्लियर? अगर आप सब बोल देते हैं कि बेटा मेक अ स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन आप बनाते हो, आपको पता है कि भाई लाइन बनाना आपके हाथ में, लेकिन सीधे लाइन बनाने के लिए आपको कौन गाइड करता है? आपका सेरिबेलम। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की। मेडुला क्या करता है? ये भी आपके बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड प्रेशर, आपका सलाइवेशन, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर, अब देखो ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाता है बॉडी में, तो क्या आपके बोलने से कम हो जाएगा? नहीं, वी कैन नॉट कंट्रोल अ ब्लड प्रेशर, राइट? सो बीपी को कौन कंट्रोल करेगा? आपका हिंडब्रेन का मेडुला। फिर आपकी हार्ट बीट, कैन वी कंट्रोल अ हार्ट बीट? नो। सलाइवेशन, सलाइवेशन मतलब क्या? अगर आप किसी भी यमी चीज को देखते हो, कुछ खाने पीने की चीज को देखते हो, ये माउथ वाटर्स, ठीक है, जो माउथ वाटरिंग होती है, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं। तो वो भी आपका क्या हो गया? एक इनवॉलंटरी एक्शन जो आपका मेडुला कंट्रोल कर रहा है। वॉमिटिंग सेंसेशन होना, स्नीजिंग करना, कफिंग, ये सब भी क्या हो जाएंगे? आपके इनवॉलंटरी एक्शंस जो आपका मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आते हैं पॉन्स की बात में। ठीक है, तो पॉन्स फेरोली क्या करता है? ये भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस करता है, लेकिन इट मेनली रेगुलेट्स योर रेस्पिरेशन। देखो क्यों? कुछ लोग अपनी सांस रोक लेते हैं, ठीक है, यू कैन स्टॉप योर ब्रीथ, यू कैन कंट्रोल योर ब्रीथ फॉर अप टू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, लेकिन उसके बाद आप मर तो नहीं जाते, यू डोंट डाई, है ना? क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी बॉडी अपना काम करने लग जाती है। ठीक है, बेसिकली जो आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, ये क्या है? ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन आप जो सांस कंट्रोल करते हो कुछ देर के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उतनी देर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अपनी बॉडी जो होती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर ये अपना काम शुरू नहीं करेगी तो भाई अब तो कोई सांस रोक ही नहीं पाएगा, सांस रोके नहीं वो डाई, है ना? तो ऐसा ना हो, हम मरे नहीं, इसलिए हमारी बॉडी में जो ब्रेन का पार्ट्स होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा ह्यूमन ब्रेन यहाँ तक। अब ह्यूमन ब्रेन के बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है मैं बता चुकी हूँ कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक थिन लाइनिंग होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है ना? तो अगर ब्रेन को अगर किसी भी बॉडी पार्ट से बात करनी है, किसी भी बॉडी पार्ट से कम्युनिकेट करना है, तो अपना मैसेज किसके थ्रू भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू भेजेगा। क्लियर? तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होता है कनेक्ट्स अ लार्ज part of the peripheral nervous systems to the brain. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में बता चुकी हूँ कि जो आपके पेरिफेरी मतलब साइड में होता है, आपकी बॉडी के साइड में जो होते हैं उनको हम पीएनएस बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? तो जितना भी आपका पीएनएस होगा, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, उसको क्या करेगा? ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। 31 पेयर्स मतलब अगर कोई एक देखो, अगर कोई एक आपके पास मैसेज लेकर आएगा तो कोई एक मैसेज लेकर भी तो जाएगा। अगर आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक कोई इंपल्स गई तो वो एक नर्व से गई, ठीक है, सपोज इस नर्व से मैसेज गई, तो अब रिप्लाई भी तो चाहिए, तो रिप्लाई जो आएगा वो दूसरे नर्व से आएगा, है ना? मैं बता चुकी हूँ कि जो नर्व फ्लो होता है, ठीक है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब अगर ये मैसेज लेकर जाएगा तो दूसरा वाला मैसेज लेकर आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे टोटल 31 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, फिर थर्ड फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारी बॉडी का एक क्विक एक्शन होता है, या बोलो सडन एक्शन, मतलब हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। अगर आपको कोई मार रहा होगा तो एकदम से आप क्या करोगे? आप पीछे के साइड हटोगे, है ना? तो ये क्या होगा? आपकी बॉडी का इमीडिएट रिएक्शन।
ठीक है, इफ समवन इज स्लैपिंग यू, यू जस्ट गेट बैक, है ना। तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी ने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन शुरू किया, उसने एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज अ क्विक एंड सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू अ स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस कोई सी भी चीज हो सकती है, कोई सा भी इवेंट हो सकता है, ऐसी कोई सा भी एक्शन होगा जो आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रहा होगा। जैसे कि अगर आप क्या करते हो, आप किसी भी गर्म चीज को छू लेते हो, ठीक है, एक पैन वाटर बॉईल हो रहा है, आप उसको टच कर लेते हो, तो आप इमीडिएटली अपना हाथ वहां से हटा देते हो। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में एकदम क्विक रिस्पॉन्स हुआ। वो स्टिमुलस क्या है, वो एक थिंग है, एक चीज है भाई, आपको पता चल रहा है कि एक टच के थ्रू कि वो गर्म है एंड इट्स डेंजरस फॉर यू, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपको पता चला एंड आपने एकदम से हाथ हटा दिया। तो ये जो हाथ हटाना वो क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ठीक है। और ये सेल्स क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे कि आपका टच हो गया, आपका स्किन हो गया, अगर स्किन किसी भी गर्म चीज से लगेगा तो क्या होगा, वो जलेगा, तो वो क्या होगा, वो मैसेज भेज देगा, ठीक है, कि इट्स हर्टिंग, इट्स बर्निंग, या जला है आपको, क्लियर। तो ये सब क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्स एक्शन और स्टिमुलस, ठीक है। अब आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी हॉट पैन को छू लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो थर्मल रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब जब थर्मल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। ये और इम्पल्स जनरेट करके किसको भेजता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व। अब यहाँ क्या होगा कि सेंसरी नर्व के थ्रू जो मैसेज मिला, अब वो क्या होगा, वो इम्पल्स हमारे मोटर नर्व्स को एनालाइज करेगी, ठीक है। जब वो उसमें मोटर नर्व काम करेगी तब क्या होगा, हमारी जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हमारा हाथ अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी क्या होगी, आपकी मैकेनिज्म किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की। अब इसके बाद होता है एक रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो हमारा पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो एक बार रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म हो गई। अब आते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क पे। तो अभी रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जो टोटल पाथवे होता है, ठीक, टोटल पाथ होता है जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कवर करता है, दैट इज हमारा रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या होता है कि आपके स्टिमुलस, देखो मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन ने अपनी मैसेज कहाँ भेजा, स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन, वहां से इफेक्टर मसल्स पे और इफेक्टर से स्टिमुलस पे, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका रिफ्लेक्स आर्क है, क्लियर। तो अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी देती है। तो ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है पूरा। अब इस एक्शन, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मोनल सिस्टम। Hello, today we are going to continue with another new topic, that are hormones. Today we are going to study plant hormones as well as animal hormones. So first, plant hormones. What are plant hormones? Plant hormones are the signal molecules within the plant. What are plant molecules? Plant molecules are the signal molecules within the plant. तो जो plant hormone होता है, ठीक है, the hormones present in plant are known as phytohormones, or we can say plant hormones are known as phytohormones, ठीक है। तो जो प्लांट में हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोहार्मोन्स। और ये दो में क्लासिफाइड होते हैं, किसमें, एक होंगे आपके ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर एंड द अदर वन इज ग्रोथ इनहिबिटर, inhibitor. In total, there are 5 types of plant hormones. 3 are growth promoters and 2 come under growth inhibitors. So, first hormone is
ऑक्सिन, ऑक्सिन. सेकेंड इज जिब्रेलिन. थर्ड वन इज cytokinin. Here comes abscisic acid, which is also known as ABA, and ethylene. And ethylene. These are the 5 plant hormones which are present in plants. So we will study one by one. So our first plant hormone is auxin. So what is the function of auxin? Auxin क्या करता है? जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है, अपने जो प्लांट होती है उसके टिप पे प्रेजेंट होता है. जैसे कि ये एक प्लांट है तो इसके टिप पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सिन. तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन आपका प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है. कैसे? ये क्या करता है, सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल के मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है और सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करता है. ठीक है. तो ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो किसी भी प्लांट में सेल मैच्योरेशन, सेल एलोंगेशन एज वेल एज सेल मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है. और इसका एक और फंक्शन होता है जो क्या करता है, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी. सीड डोरमेंसी तोड़ना मतलब जो ऐसे सीड्स होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, अगर उनको ऑक्सिन हार्मोन दिया जाए तो वो क्या करेंगे, वो सीड्स ग्रोथ शो करेंगे. मतलब जो सीड्स होते हैं जिनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, मतलब वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो पाते, तो क्या करते, जब आप उसको ऑक्सिन हार्मोन देते हो तो ऑक्सिन हार्मोन देने से क्या होगा, उसमें जो होगी ग्रोथ प्रमोट होगी और उसकी सीड डोरमेंसी क्या होगी, टूट जाएगी. क्लियर. अब आते हैं सेकेंड हार्मोन पे जो है जिब्रेलिन. सो जिब्रेलिन क्या है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है. मतलब जितने भी प्लांट की, मतलब जो भी लेंथ होगी प्लांट्स की या हाइट होगी प्लांट्स की, वो किसकी वजह से होगी, वो होगी बिकॉज ऑफ द हार्मोन नोन एज जिब्रेलिन. क्लियर. ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन. अब आते हैं हम थर्ड हार्मोन पे, दैट इज साइटोकाइनिन. थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन क्या करता है, प्लांट का स्टोमेटा क्लोज होने में हेल्प करता है. इस हार्मोन से स्टोमेटा क्यों क्लोज हो रहा है, बिकॉज द प्लांट्स विच आर जीरोफिटिक. जीरोफिटिक मतलब जो प्लांट्स आपके डेजर्ट एरियाज में रहते हैं तो वहां पे उनके स्टोमेटा से वाटर लॉस ना हो जाए, इसलिए क्या होगा, उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करके जो वाटर है उसको सेव करता है. ठीक है. फिर क्या करता है ये, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी. ये भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है. ठीक है. फिर अब आता है एब्सिसिक एसिड. जो एब्सिसिक एसिड है ये सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ को रोकेगा. ठीक है. बाकी चारों हार्मोन्स जो होंगे वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, लेकिन ओनली एब्सिसिक एसिड इज द वन विच स्टॉप्स द प्लांट ग्रोथ. ठीक है. ये लिखा है कि इट रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है. फिर इट प्रमोट्स सेनेसेंस. सेनेसेंस मीन्स डेथ. ठीक है. सेनेसेंस मीन्स डेथ. तो क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड उस प्लांट को डेथ तक ले जाता है. इसमें क्या होता है कि पहले ही, मतलब जैसे ही इसमें क्या बोला हमने कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई, इसमें क्या हुआ, ये नियर टू डेथ चला गया, तब क्या होगा, इसमें प्री मैच्योर हो जाएगा सब कुछ. मतलब विदाउट मैच्योरेशन ही उसकी लीव्स गिर जाएंगी, फ्रूट्स गिर जाएंगी, वेजिटेबल्स वो गिर जाएंगे, मतलब प्लांट जो है वो कंप्लीटली सूख जाएगा और मर जाएगा. ठीक है. और ये सिर्फ एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होता है. अब हमारा लास्ट हार्मोन दैट इज इथाइलिन. इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है. मतलब फ्रूट्स जो राइप होंगे हमारे, मतलब जो पकेंगे, ठीक है, वो किसकी वजह से होगा, विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन. क्लियर. ये थे हमारे प्लांट हार्मोन्स पूरे 5. कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन, जिसमें से 4 आपके ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है आपका, एब्सिसिक एसिड. और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और उसको सेनेसेंस की तरफ ले जाता है. क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं.
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर? ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या? द मूवमेंट्स कॉज्ड इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस कोई सी भी चीज या कोई सी भी थिंग लाइक लाइट, केमिकल, वाटर, ग्रेविटी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये स्टिमुलस है जो क्या करते हैं, इनके रिस्पॉन्स में जो प्लांट है वो क्या शो कर रही है? ग्रोथ शो कर रही है। ठीक है, मतलब क्या ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा है कि जो प्लांट या कोई सा पार्ट ऑफ प्लांट जो है जो ग्रोथ शो कर रहा है किसी भी एक रिस्पॉन्स में। क्लियर? और रिस्पॉन्स कौन से हो सकते हैं? वो स्टिमुलस कौन से हो सकते हैं? लाइट, केमिकल, वाटर, ग्रेविटी एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और सबको पता है कि फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट, है ना? फोटो मतलब लाइट। तो अभी जो मूवमेंट होगा वो किसके रिस्पॉन्स में होगा? लाइट के रिस्पॉन्स में होगा। तो द मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए, अपना एक प्लांट है और ये सन है, तो जो भी प्लांट का मूवमेंट होगा वो टूवर्ड्स सन होगा, मतलब टूवर्ड्स लाइट। कहीं पर भी देखना आप, जहां पे लाइट हो रही होगी तो आपका जो प्लांट होगा वो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ शो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे सन की रेस यहाँ से आ रही है, मतलब सनलाइट जो यहाँ से आ रही है, तो जो प्लांट अपना मूवमेंट शो करेगी वो कहाँ शो करेगी? टूवर्ड्स सन, टूवर्ड्स लाइट। क्लियर? और जो रूट्स होंगी वो क्या करेंगी? वो जाएंगी अवे फ्रॉम लाइट। आपने कभी देखा है क्या कि जो रूट्स है वो निकल निकल के बाहर जा रही है, मतलब लाइट की तरफ? नहीं। तो जो स्टेम होगा वो क्या करेगा? आपको क्या शो करेगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब जो प्लांट है इज गोइंग टूवर्ड्स द लाइट, मतलब टूवर्ड्स लाइट। और जो रूट होगा वो क्या शो करेगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रूट से वो कहां जा रही है? अवे फ्रॉम लाइट। क्लियर? जो स्टेम है वो क्या शो कर रहा है? मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट शो कर रहे हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है, मतलब जो स्टेम है, ठीक है, प्लांट का स्टेम में वो कहां जा रहा है? वो अपनी ग्रोथ शो कर रहा है टूवर्ड्स दी लाइट। क्लियर? और जो रूट्स हैं वो क्या कर रही है? वो सनलाइट से दूर जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है लाइक व्हाई प्लांट ड्रूप व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द रूम। ड्रूप मतलब जब भी आप किसी भी प्लांट को एक पर्टिकुलर रूम में रख देते हो तो जो प्लांट है वो थोड़ा झुका हुआ रहता है। क्यों? वो क्यों झुक जाता है प्लांट? क्योंकि अभी हमने पढ़ा फोटोट्रॉपिज्म में कि जो प्लांट ग्रोथ है वो कहाँ होती है? टूवर्ड्स दी लाइट। जब आप एक रूम में उसको पैक कर देते हो तो जो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, वो किसी एक पार्ट से आती है। मतलब अगर जैसे कि ये एक रूम है और सनलाइट सिर्फ इस विंडो से आती है, इस विंडो से आती है, और आपने यहाँ प्लांट को रखा हुआ है, तो जो प्लांट होगा वो आपका इस तरह टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में ग्रो करने लगेगा। क्लियर? तो वो इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। तो जब वो फोटोट्रॉपिज्म हो रही है, जब हमने पढ़ा कि जो प्लांट है वो लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसलिए क्या हो रहा है? जो प्लांट है वो आपका झुक रहा है, वो प्लांट में ड्रूप आ रहा है। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये दो प्लांट्स है आपके पास, और अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कहाँ रहता है? एट द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो उसकी टिप पे है। अब उसको सनलाइट जब टिप पे मिल रही है तो प्लांट ग्रो कर रहा है। लेकिन जब आपने क्या किया, प्लांट को जब रूम में रखा तो उसको सन से भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है, सनलाइट। तो जो प्लांट है वो मूवमेंट कहाँ शो कर रहा है? टुवर्ड्स दी सन। लेकिन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अब वो यहाँ पे तो रह नहीं पाया। जब प्लांट आपका ऐसे में जा रहा है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका टिप से निकल के ऐसे साइड में आने लगा। क्लियर? तो जब आपका ऑक्सीजन ऐसे साइड में आने लगा तो फिर सेल क्या होगा? वो एलोंगेट होगा, और क्या शो करेगा? सेल एलोंगेशन। क्लियर? तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपका प्लांट क्या करता है? ड्रूप शो करता है, जब उसको हम कहाँ रखते हैं? रूम के अंदर।
क्लियर? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म is for gravity. Geotropism is for gravity. So the movement caused in plant in response with gravity. अब gravity मतलब जो पुल हमारे अर्थ के थ्रू आता है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका प्लांट है वो ग्रेविटी कहाँ शो करेगा, टुवर्ड्स दी ग्राउंड. मतलब जो प्लांट रिस्पॉन्स शो करेगा वो कहाँ शो करेगा, टुवर्ड्स दी ग्राउंड. तो इसमें क्या होगा, जो स्टेम होगा वो क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. और जो रूट्स होंगे आपके वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. क्लियर? क्योंकि जो रूट्स है वो आपकी टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, टुवर्ड्स दी ग्राउंड वो ग्रो होती हैं. तो ये हो गया आपका जियोट्रॉपिज्म. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. वी ऑल नो हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. सो द मूवमेंट कॉज इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर. अब इसमें क्या हो रहा है कि आप सीड देखते हो, तो जो सीड होगा, सीड के जो रूट होंगे, ठीक है, तो सीड के जो रूट रेडिकल्स होंगे वो जब ग्रो करेंगे तो कहाँ ग्रो करेंगे, टुवर्ड्स दी वाटर. तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स दी वाटर. क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म. मैं बता चुकी हूँ, थिग्मो मीन्स टच. तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा होगा, टुवर्ड्स दी टच. मतलब आपका प्लांट है, अब जब इस प्लांट को कुछ भी अब जैसे कि मिल रहा है, कोई सी भी बोर्ड हो गई, स्टैंड हो गया, तो जहां पर भी प्लांट को जरा सा सपोर्ट मिल रहा है तो क्या करिए, उसको लेकर तो उसके साथ उसके रिस्पॉन्स में ग्रो करने लगी. मतलब इसकी प्लांट है, इस प्लांट को एक यहाँ पे हमने सपोर्ट सिस्टम दिया, ठीक है, तो सपोर्ट मिला तो एक लकड़ी रखी, तो जैसे ही प्लांट उसके रिस्पॉन्स में आया, उसके टच में आया, तो क्या किया, उसने उसको मेन बेस बना लिया और उसके साथ ही वो ग्रो करने लगा. तो ये हो गया अपना थिग्मोट्रॉपिज्म. अब एक आता है लास्ट, दैट इज केमिकल. अब लास्ट हमारा कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मींस केमिकल. तो अब जो मूवमेंट होगा वो किसके रिस्पॉन्स में होगा, केमिकल के रिस्पॉन्स में. तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा फ्लावर है, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है. तो ये पॉलन ट्यूब बना के वो जब फीमेल गैमेट तक जाते हैं, तो जो अपना फीमेल गैमेट होता है वहां पे क्या होता है, केमिकल होता है. क्लियर? तो यहाँ पे जो पोर्शन होगा यहाँ पे आपका केमिकल होगा. तो जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ट्यूब बना के जो वो इस फीमेल गैमेट तक जा रहे हैं, दैट इज हमारा कीमोट्रॉपिज्म. मतलब पोलन ग्रेन्स का केमिकल की तरफ जब मूवमेंट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, कीमोट्रॉपिज्म. क्लियर? तो ये थे हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ये थे हमारे 5 ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अब हम आगे चलते हैं. ये हमारा एक और एग्जांपल जो टच मी नॉट प्लांट का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टच मी नॉट को हम क्या बोलते हैं बोटानिकली, मिमोसा प्यूडिकम. इसमें क्या होता है, जब भी आप इनकी लीव्स को टच करते हो तो जिस भी डायरेक्शन में आप टच करते हो उस डायरेक्शन में क्या होता है, उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं, है ना. जब भी आप टच मी नॉट को या मिमोसा प्यूडिका को जब छूते हो तो क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में बंद हो जाती हैं. इस टाइप की मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं. इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट. और ये मूवमेंट जो है वो किसके रिस्पॉन्स में होता है, टच के रिस्पॉन्स में. क्लियर? ये हमारा नास्टिक मूवमेंट जो टच के रिस्पॉन्स में होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म. वी नो फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म मीन्स पीरियड. तो इसमें क्या होता है, मतलब एक फोटो पीरियड है ना, मतलब लाइट का, मतलब जब तक आपका जो एक लाइट का पीरियड चल रहा है दैट इज हमारा फोटो पीरियोडिज्म. इसमें क्या होता है, इट इज अ पीरियड ऑफ लाइट. ठीक है, पीरियड ऑफ लाइट. इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो कितना उस लाइट में एक्सपोज रहता है, दैट इज हमारा फोटो पीरियड, है ना. इट्स द पीरियड ऑफ लाइट टू विच द प्लांट इज एक्सपोज टू सनलाइट. क्लियर? अब क्या होता है
कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है विच इज नोन एज फाइटोक्रोम, विच इज नोन एज फाइटोक्रोम। और ये क्या होता है, ये ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये क्या करता है, ये जो ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम, ये रिस्पॉन्ड करता है टू लाइट। क्लियर? अभी हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट है वो कितना लाइट में रहता है, मतलब कितना लाइट में एक्सपोज रहता है, दैट इज हमारा फोटोपीरियोडिज्म, राइट? तो ये जो लाइट का जो एक्सपोजर चल रहा है कि एक प्लांट को कितनी लाइट चाहिए होती है, वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट नोन एज फाइटोक्रोम व्हिच इज अ ब्लू ग्रीन पिगमेंट। So basically some plants need more light, some need less light, and some plants need neutral light, means 50% sunlight and 50% moonlight. Clear? So on the basis of that, the plants are classified into three. First is a long day plant, second is short day plant, and third is day neutral plant. Long day plant means कि ऐसे प्लांट्स जिनको जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा चाहिए रहती है, मतलब काफी देर तक उनको सनलाइट की जरूरत पड़ती है टू वर्क। फिर आता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको जो सनलाइट है वो ज्यादा तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी कम अमाउंट में लेकिन चाहिए। फिर आते हैं हमारे डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मीन्स न्यूट्रल सबको पता है कि इक्वल, ना ज्यादा ना कम। तो इसमें 50% सनलाइट 50% मूनलाइट, तो ये हो गया डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ लाइट इन विच अ प्लांट इज एक्सपोज्ड इज फोटोपीरियोडिज्म। और ये जो लाइट हमारी, मतलब एक प्लांट को कितनी लाइट चाहिए वो हमें कैसे पता चल रहा है, ड्यू टू अ पिगमेंट नोन एज फाइटोक्रोम। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि जो फोटोपीरियोडिज्म के चक्कर में जो प्लांट है उसको कितनी लाइट चाहिए, मतलब कौन कौन से प्लांट्स होंगे, ये उन्होंने क्या कर दिया, थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया। दैट इज दी हमारे लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज हार्मोनल सिस्टम। अबाउट हार्मोनल सिस्टम। सो बेसिकली व्हाट इज हार्मोनल सिस्टम? सी, हार्मोन्स are certain chemicals released in our body. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में रिलीज हो रहे हैं और किस में हेल्प कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग अस इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दे आर हेल्पिंग अस इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ सिक्रीट होते हैं, वो एक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो ये जो हार्मोन्स हमारे सिक्रीट हो रहे हैं वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, दे आर सिक्रीटिंग फ्रॉम अ ग्लैंड व्हिच इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। और इनका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब बनाना, सिक्रीट करना। ठीक है? अब जो हार्मोन्स, अब यहां तक तो हो गया। अब जो ग्लैंड होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? एक होगी एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो सिर्फ एक ही ग्लैंड से होंगे, वो कौन सा होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। सो हार्मोन्स आर रिलीज्ड और सिक्रीटेड फ्रॉम अ ग्लैंड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी तो है, ये क्यों सिक्रीट नहीं करता? तो अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। नाउ let us study about exocrine gland and endocrine gland. So exocrine glands are with duct. ठीक है? duct मतलब क्या? आपने देखा होगा, duct मतलब पाइप्स। ठीक है? मतलब ये जो भी हार्मोन बनाएंगे वो अपने डक्ट के थ्रू सिर्फ उन्हीं को जाएगा। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे लिवर है तो लिवर में बाइल डक्ट होती है, मतलब उसकी खुद की डक्ट होती है, मतलब खुद का पाइप होता है। तो मतलब लिवर जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा या जो भी, जैसे लिवर ने बाइल जूस बनाया, ठीक है, तो वो उसी के डक्ट के थ्रू उसी को मिल जाएगा। मतलब उसने जो हार्मोन बनाया वो उसी का पाइप उसको लाज कर दे रहा है। ठीक है? लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें डक्ट नहीं होती। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। मतलब इसमें जो भी सिक्रीशन होगा, मतलब जो भी बनेगा वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले ब्लड में जाएगा
और ब्लड से फिर टारगेट साइट पे जाएगा। इसमें क्या होता है, एंजाइम्स बनते हैं, इसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। जो सिक्रीशन होते हैं, मतलब जो भी बनेगा वो डायरेक्ट टारगेट साइट पे जाएगा। मतलब अभी मैंने बताया लेवर ने अपना बनाया और वो डायरेक्ट लेवर को चला गया। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या हो रहा है कि जो सिक्रीशन हो रहा है वो पहले ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड से उसके टारगेट साइट पे जाएगा। इसके एग्जांपल्स लिवर, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। और थायराइड ग्लैंड इज ए एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब लेकिन जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें डक्ट भी होती है और ये डक्टलेस भी होते हैं। क्लियर? तो ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। और हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम हमारे पहले हार्मोन के बारे में बात करते हैं जो कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां आपको लोकेट होता है, ये होता है मिड ब्रेन में। और यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। क्लियर? अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन रिलीज करती है, जो हार्मोन सिक्रीट करती है, वो हार्मोन कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन। उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन के कुछ फंक्शन होंगे। तो पहला फंक्शन क्या है, अब ग्रोथ से समझ में आ रहा है कि वो रेगुलेट किसको करेगा, वो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। मतलब आपकी जो हाइट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस ग्रोथ हार्मोन पे, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। सेकंड क्या होता है कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके जितने भी फंक्शंस होंगे उसको कौन कंट्रोल करेगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब ये सबको कंट्रोल कर रहा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दी मास्टर ग्लैंड। सो याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज दी मास्टर ग्लैंड। अब जब आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हाइट बहुत लंबी होती है, मतलब रेयर कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे जिनकी हाइट नॉर्मल से बहुत ज्यादा होगी। तो क्यों होगी, बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो बहुत ज्यादा होगा उनकी बॉडी में। जब ग्रोथ हार्मोन जो है जब वो बहुत ज्यादा होगा तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइजेंटिज्म। ठीक है, जाइजेंटिज्म कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बॉडी में सिक्रीट हो जाता है। अब आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मतलब क्या, छोटा। जो बौने लोग होते हैं, है ना, आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि जिनकी हाइट बहुत छोटी छोटी होती है। क्यों होती है, बिकॉज उनकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो जब ये हार्मोन में, मतलब जब ये बनेगा ही नहीं तो आपकी हाइट ही नहीं होगी। तो जब क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ये ग्रोथ हार्मोन है बहुत ही लेस अमाउंट में बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। तो पहला क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है। और अगर जो ये ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाए तो उसको हम जाइजेंटिज्म बोलेंगे। और जब ग्रोथ हार्मोन बहुत कम अमाउंट में बनेगा उसको हम ड्वार्फिज्म बोलेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और इस थायरॉक्सिन के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं कि वो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है उसको बढ़ाता है। तो उसकी वजह से आपको जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। थायरॉक्सिन में क्या बनता है, आयोडीन। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अडल्ट में क्या होता है कि नेक साइड में स्वेलिंग हो जाती है, फिर वो बहुत ऑपरेट वगैरह करना पड़ता है, ऑपरेशंस एंड ऑल, इट्स अ बिग ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो स्वेलिंग हो जाती है दैट इज नोन एज गॉइटर। तो आयोडीन की कमी की वजह से जो भी डिसीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, गॉइटर। ठीक है, लेकिन जो बच्चों में, जैसे बच्चों में क्या बोलते हैं, आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनको क्या होता है, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं बढ़ती। ठीक है, तो उनमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं आती है। तो जो मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं रॉक एरियाज में जहाँ पे नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट नहीं मिलता, तो वहां पे उन लोग को आयोडीन के इंजेक्शन लगते हैं। क्यों,
क्योंकि वहां पे सिर्फ रॉक सॉल्ट चलता है और रॉक सॉल्ट में आयोडीन की क्वांटिटी इतना नहीं होता कि आपकी बॉडी को फुलफिल कर पाए। तो वहां पे क्या होता है, वहां के लोगों को वीकली इंजेक्शंस लगते हैं आयोडीन के। क्लियर? तो थायराइड ग्लैंड से क्या बनता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है जो कि हमारे आयोडीन को बैलेंस करता है। क्लियर? इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो रेगुलेट होता है, वो कंट्रोल होता है, और जो भी डेफिशिएंसी हमारी आयोडीन की कमी से होगी उसको हम बोलेंगे गॉइटर, जो अडल्ट्स में होती है, और जो बच्चों में होगी उसमें उनकी बिल्कुल ही मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड पे। नाउ पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट्स पैराथार्मोन, और पैराथार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो किडनीज के पास लोकेट होता है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन। क्लियर? एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कहां से सिक्रीट होता है, फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करना। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पीछे कोई सा भी कुत्ता आ जाएगा, सो यू विल रन, या कुछ भी होगा आप भागोगे। तो भागने के लिए एकदम से जो एनर्जी, इमरजेंसी की आपको एनर्जी की जरूरत होगी, तो इतनी एनर्जी आने के लिए एकदम से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो वो कहां से होगा, फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। मतलब किसी भी इमरजेंसी में आपकी बॉडी को अगर रिएक्ट करना है तो वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से रिएक्ट करेगी। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को फ्राइट एंड फ्लाइट भी बोला जाता है, फ्राइट एंड फ्लाइट ग्लैंड। क्लियर? अब आता है हमारा पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज सबको पता है हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है, और ये कौन से हार्मोन देता है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकोजन, ये दो हार्मोन देता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करे। ठीक है, किसको कंट्रोल करे, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करे। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर ज्यादा ग्लूकोज आ जाएगा, सो वी में सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड ऑल। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करता है कि ज्यादा ग्लूकोज ना बन जाए। फिर आता है ग्लूकोजन। ग्लूकोजन क्या करता है कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, ठीक है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है तो ये क्या करता है, ये उस ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। ठीक है, जब भी आपके खून में, जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाएंगे तो ग्लूकोजन हार्मोन क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा और हमारे बॉडी में इसको नॉर्मल करेगा। क्लियर? यहां तक हो गया। अब हमारे लास्ट दो हार्मोन्स, टेस्टिस। टेस्टिस जो होगा वो क्या करेगा, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और इसका काम क्या होता है, ये जो मेल होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, मेल से प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, किसमें, इन मेल्स। तो जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स का होगा उसमें कौन सा हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि उनके जो हेयर्स होते हैं, लाइक उनकी मूछें आना, बियर्ड ग्रो होना, शॉर्ट हेयर, तो ये सब किसकी वजह से होता है, शॉर्ट हेयर तो नहीं आएगा, सॉरी। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, अब मेल मतलब जैसे कि मेल कैरेक्टर्स, मतलब उनकी फेस पे बियर्ड ग्रो होना, ठीक है, उनकी हाइट, तो उनका मतलब जो भी उनमें मेल कैरेक्टर्स होंगे वो किसकी वजह से होंगे, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है, बनाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम ओवरीज पे। ओवरीज दो हार्मोन्स रिलीज करती है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनका भी सेम फंक्शन होता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन किसमें, फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, लाइक एग का फॉर्मेशन होना, बेबीज का बनना, दैट्स ऑल, ये सब किसमें होंगे, आपके ओवरीज में होंगे। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आपको ओवरी सिक्रीट करता है। क्लियर? तो ये हो गए हार्मोन्स, और तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब जिसको भी ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम इसमें समझ में नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसकी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप उससे सीख सकते हैं ह्यूमन ब्रेन बनाना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।